कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का कहना है कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत दफा 370 की मनसूखी की हिमायत में है और मैं इस ताल्लुक से पूरी तरह मुतमईन हूं। डोभाल ने कहा कि कश्मीरी अवाम अपना बेहतर मुस्तकबिल देख रही है। चंद शरपसंद दफा 370 के हटाए जाने की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज के मजालिम का सवाल ही पैदा नहीं होता और 199 पुलिस स्टेशनों में सिर्फ 10 स्टेशनों में बंदिशें आयद हैं। डोभाल ने कहा कि लैंडलाइन राब्ता 100% बहाल हो गया है। साथ ही अजीत डोभाल ने हुक्काम को हिदायत दी कि उज़्मा को दिल्ली के एम्स में मुंतकिल किया जाए। कल जख्मी हुए उज़्मा की हालत अब तक नाजुक बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त जुड़े हुए हैं। शंकर, अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आवाम खुश है दफा 370 हटाए जाने पर, और क्या क्या अहम पॉइंट रहे उनके बयान में? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जिस तरह से बयान देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से अब रुझान वहां से निकल रहे हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के आवाम इस मामले में काफी खुशहाल हैं, और जिस तरह से विकास के आंकड़ों को के बारे में बताया गया, जिस तरह से विकास का एक खाका जम्मू कश्मीर के अंदर खाका खींचा जा रहा है, तो उससे जम्मू कश्मीर के आवाम में काफ़ी एक सकारात्मक सोच जो है वो निकल के बाहर आ रही है। और खासकर अगर आतंकवादियों के मसले में बात किया जाए तो उसके बारे में भी उन्होंने अजीत डोभाल ने इस मामले पे कहा कि कुछ आतंकी गतिविधियां जो है लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर में उसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, और उस मामले पे नज़र रखा जा रहा है। हालांकि इस बात का भी जिक्र किया कि जो पाकिस्तान और कश्मीर से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार वहाँ आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कोशिश की जा रही है, और वो बाकायदा कोडवर्ड में बातचीत कर रहे थे, जिसमें कि कोडवर्ड की अगर बात करें तो कितने सेव की पेटियाँ वहाँ से भेजी जा रही हैं, क्या उस गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई, क्या कितने चूड़ियाँ आ रही हैं। तो इस तरफ से चूड़ियाँ, गाड़ी, सेव, इस तरह से कोडवर्ड में वहाँ पे बातचीत हो रही है, जिसके जो ऑडियो वहाँ के जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है वो बाकायदा उसको कैच किया गया है। तो तकरीबन 250 से ज़्यादा आतंकियों की पहचान की गई है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। तो इन तमाम मसलों पर भी ध्यान रखा जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखना, वहाँ पर विकास का जो खाका है उसको आगे बढ़ाना, इन तमाम मामलों पर अजीत डोभाल और भारत की जो है एक भारत सरकार की एक विशेष तौर पर एक योजना है, और उन विकास की योजनाओं को किस तरह से बाकायदा वहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ाना है, ये बाकायदा वहाँ का एक मुख्य मसला है, मुख्य एजेंडा है, और उस तमाम एजेंडा पे काम चल रहा है। और ख़ासकर जो विकास का मसला है, इसमें बात करें चाहे हर मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जितने भी मंत्रालय हैं, उन तमाम मंत्रालय को एक विशेष स्तर पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जम्मू कश्मीर को लेकर एक अपना विशेष एक एजेंडा जो है, जो विकास का एजेंडा है, उसको मजबूत करना है, उसको बढ़ाना है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के अंदर में तमाम जो वहाँ के आवाम हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस आए, और पॉजिटिव बाकायदा जो एक सोच आने के बाद निश्चित तौर पे वहाँ विकास की गंगा बहेगी, और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना रहेगा। और इसके लिए खास तौर पे जो कुछ विशेष अफवाह पर वहाँ के लोगों को ध्यान नहीं देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में वहाँ पर अशांति फैले, और उसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर कई तरह की अफवाह जो हैं वो फैलाते रहते हैं कि इतने नौजवानों को वहाँ पकड़ लिया गया, यहाँ पर इतने लोगों को डिटेन किया गया है। तो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 90% जम्मू कश्मीर के जो एरिया है वहाँ पर कहीं पे भी कोई कर्फ्यू नहीं है, वहाँ के लोग आराम से अमन चैन से रह रहे हैं। तो ये तमाम जो मसले हैं, इस मसले पर काफी सतर्कता से नजर रखी जा रही है। अगर सारी ही जो वादी है वो इस फैसले से खुश है और हालात काबू में है, तो कब तक अजीत डोभाल का क्या कुछ कहना था कि कब तक सियासतदान जो डिटेंशन में है, जो हाउस अरेस्ट है, उनको कब तक बरी किया जाएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशंस बने हैं हाल फिलहाल में, उस शांति व्यवस्था को बनाए रखना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए बाकायदा वहाँ पर कोशिश की जा रही है, और उसी का ये एक पार्ट है कि जो भी नेता हैं जिससे बाकायदा एक ऐसी एक आशंका है कि वो बाद में अशांति वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर जो गलत जो अफवाहें हैं उसका बाजार को गर्म कर सकते हैं। लिहाजा उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन नेताओं को
कुछ दिनों के लिए और नज़रबंद रखा जा रहा है और आगे भी उस बात को रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे शांति व्यवस्था पूर्ण तौर पे शांत बहाल हो जाएगी, निश्चित तौर पे उनको भी वहाँ से छोड़ दिया जाएगा और वो जहाँ जाना चाहें या अपने घर में आराम से रहना चाहें वो रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था को बनाए रखना वो सबसे महत्वपूर्ण है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो उनको अभी नज़रबंद रखा गया, चाहे बात करें महबूबा मुफ्ती की बात करें या फारूक अब्दुल्ला की बात करें। तो इन तमाम मामलों पर कानून व्यवस्था को ही ध्यान में रखते हुए बाकायदा उनको नज़रबंद रखा गया। और हालांकि कई और जो युवाओं को नज़रबंद रखने की बात चल रही थी, हिरासत में लेने की बात है, तो वो महज अफवाहें हैं। और वो अफवाह इसलिए हैं क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट पर कई तरह की ऐसी अफवाह, तो शंकर, जिस तरह की खबरें आ रही थी कस्टोडियल किलिंग्स की, जिस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ नौजवानों की मौत हो गई है कस्टडी में, उसको लेकर के अजीत डोभाल का क्या कुछ कहना था? देखिए, केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस तरह के तमाम जो अटकलें हैं उसको सिरे से खारिज किया है उन्होंने, और कहा है कि कुछ जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो ऐसी बातें फैला रहे हैं और इस मामले पर कोई भी औपचारिकता नहीं है। औपचारिक तौर पे इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही है, ना ही इस मामले पर कोई औपचारिक तौर पे बयान दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि जो कस्टडी में डेथ हुई है किस वजह से हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है, उसको भी जरूर खंगाला जाएगा। लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर ऐसी कहीं कोई जानकारी नहीं मिली है। और कहाँ से ये बातें सोशल नेटवर्किंग साइट पे बातें आ रही हैं उसको खंगालने की जरूर कोशिश हो रही है, और जहाँ से ये चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं उसको खंगालने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे आतंकी गतिविधियों की बात करें तो वहाँ पे आतंकी गतिविधियों को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वहाँ पर जो युवा पहले पत्थरबाजी करते थे उसको किस तरह से विकास के रास्ते पे लाया जाए, विकास के धाराओं में बाकायदा लाया जाए, तो ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहाँ पर जिस तरह से व्यापार बढ़े, जिस तरह से वहाँ पर रोजगार का सृजन हो, जिससे कि जो जम्मू कश्मीर के युवक रोजगार में सीधे तौर पर जुड़े और जो गलत गतिविधियों में जुड़ते थे उनको अब सीधे मार्ग पर जोड़ना, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो कई ऐसे जो विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो मसले हैं उस मसले को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में लगातार वो कैंप कर रहे हैं। और पिछले बार भी बाकायदा अगर पिछले सप्ताह की बात भी करें तो अजीत डोभाल अचानक जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, वहां पर लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कई स्थानों पे तो आम नागरिक बनकर मिल रहे हैं। बिल्कुल शंकर, बात की जानकारी बिल्कुल बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए शंकर आपका। आगे बढ़ते हैं। मेरठ से स्कूल की छत के गिरने की खबर आ रही है, कई बच्चे जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई बच्चे अब भी दबे हुए हैं। पुलिस जाए हादसे पर पहुंच चुकी है, राहत और बचाव का सिलसिला जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए खालिद अजीम अशरफ के फरार होने का मामला। पुलिस ने अशरफ पर इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। अशरफ पर बीएसपी के साबिक एमएलए राजूपाल को कत्ल करने का इल्जाम है। 2017 से अशरफ फरार चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी अतीक अहमद के छोटे भाई हैं अशरफ। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए खालिद अजीम अशरफ के फरार होने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने अशरफ पर रखी गई इनाम की रकम को बढ़ा दिया है। रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, अशरफ पर साबिक एसपी एमएलए को कत्ल करने का इल्जाम लगा है। 2017 से अशरफ फरार है। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? राजूपाल का कत्ल हुआ था। राजूपाल शहर मगरबी हल्के से बहुजन समाज पार्टी के एमएलए थे और अशरफ उनके मुकाबले में इलेक्शन हार गए थे। तो सन 2004 में सरेराह राजूपाल का कत्ल हुआ था और इस कत्ल में अशरफ को जो है मुलजिम बनाया गया था। तब से ये मामला चल रहा है और बाद में अशरफ जो है उस इलाके से वो जीते और एमएलए भी हुए। तो ये सन 2004 से ये मामला चल रहा है। अशरफ पर एक और मामला है, एक मकामी सीमेंट कारोबारी की कत्ल की कोशिश का भी इल्जाम है और इसके अलावा भी उनके ऊपर कई जो है मुजरिमाना मामले चल रहे हैं। तो अशरफ पर जो सन 2017 में गैर जमानती वारंट इशू हुआ था,
जब से उन पर गैर जमानती वारंट इशू हुआ है तब से वो फरार चल रहे हैं सन 2017 से। तो कई बार पुलिस ने उनके घर पर जो है कुर्की का ऑर्डर चस्पा किया और 2-3 बार उनके घर की कुर्की भी हो चुकी है कई मामलों में। इसके बावजूद वो अशरफ जो है पुलिस के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो पुलिस ने पहले उनको पर 20,000 का इनाम मुकर्रर किया था, फिर 20,000 से बढ़ाकर 50,000 इनाम मुकर्रर किया। अब जो है अशरफ की जो फरारी चल रही है उस पर जो है 1 लाख का इनाम जो है वो मुकर्रर कर दिया है। और अभी एक ताजा जो जानकारी है वो ये कि मकामी पुलिस ने रियासती हुकूमत से सिफारिश की है कि अशरफ पर जो 1 लाख का इनाम है उसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया जाए। तो जाहिर है ये एक बड़ा मामला हो गया है। अशरफ पर आने वाले दिनों में 2.5 लाख का इनाम हो जाएगा। अगर कोई अशरफ को गिरफ्तार कराएगा तो उसको 2.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मामला यहाँ माना जा रहा है। और अशरफ चूंकि एक बड़े पॉलिटिकल प्रोफाइल के हामिल हैं और वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे काफी अरसे से। उनके बड़े भाई अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने लीडर माने जाते हैं और फूलपुर से वो एमपी भी रहे हैं। इस वक्त खुद अतीक अहमद भी जेल में है और गुजरात के अहमदाबाद सेंट्रल जेल में वो कैद हैं। तो ये एक जो है पॉलिटिकल मामला भी है और एक लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो अब ये देखना है कि अशरफ पर 1 लाख का इनाम मुकर्रर होने के बाद पुलिस उनको किस तरह से गिरफ्तार करती है। अशरफ क्या वो सरेंडर करेंगे या अभी फरारी चलती रहेगी। फिलहाल पुलिस 2.5 लाख रुपए इनाम बढ़ाने की सोच रही है और इसकी सिफारिश भी रियासती हुकूमत के पास भेज दी गई है। मुनज़्ज़ा मुश्ताक, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बहरोड लॉकअप पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टोलनाका से हाईवे तक पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। रियासत से बाहर निकलने के तमाम रास्तों पर पुलिस चौकस है और हर गुजरने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। वंचिता घाटी से इत्तेहाद तोड़ने का एकतरफा ऐलान करने के बाद इम्तियाज जलील ने रियासती असेंबली इंतखाबात में पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की ताकत का मुजाहरा करने का इशारा दिया है। औरंगाबाद में पार्टी के कारकुनान से खिताब कर रहे थे। पेश रिपोर्ट। वंचित अघाड़ी से इत्तेहाद न करने का एकतरफा ऐलानिया जारी करके एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हंगामा बर्पा कर दिया। इम्तियाज जलील के इस इक़दाम पर वंचित का रद्द अमल भी आया। अभी ये मामला पूरी तरह से वाज़ेह भी नहीं हो पाया कि पार्टी कारकुनों से खिताब में इम्तियाज जलील ने रियासत के असेंबली इंतखाबात में पूरी रियासत में अपनी ताकत का मुजाहरा करने का इशारा दे दिया है। हमें और ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है, बहुत ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है। अब ये हमारी नाक का सवाल है, एक चुनौती है जो हमने स्वीकार करनी है और ये तय करना है कि अब सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस की ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको अपने जज्बाती खिताब में एमआईएम के रियासती सदर ने वाज़ेह किया कि एमआईएम के साथ वंचित का सलूक बिरादराना नहीं रहा, जिसकी वजह से इन्हें ये सख्त फैसला करना पड़ा। इम्तियाज जलील ने पार्टी कारकुनों को ये यकीन दिलाया कि इनके इस फैसले में पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की मर्जी शामिल है। अलग अलग तरह की बातें आएंगी, अलग अलग तरह के लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि ये क्यों हट गए गठबंधन से। लेकिन क्या आप में से कोई एक शख्स है जो इस बात से मुत्तफिक रखता है कि मजलिस में महज सिर्फ 8 सीट हमने लड़ना चाहिए था? कोई एक भी शख्स ऐसा है जो ये मानता है कि मजलिस ने 8 सीट लड़ना चाहिए था? अगर आप समझते हैं कि हम लोगों ने सही फैसला किए हैं तो हाथ ऊपर करके इस राय का समर्थन कीजिए। हम यकीन मानेंगे कि ये फैसला जो है वो हमारा अकेले का नहीं है, ये औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद का ही नहीं महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों का, दलितों का, बहुजन समाज का ये फैसला है। कड़ा फैसला लेना पड़ा, अफसोस के साथ लेना पड़ा। इम्तियाज जलील के एकतरफा ऐलान के बावजूद वंचित अघाड़ी का कहना है कि एमआईएम से इनका इत्तेहाद बरकरार है और ये उसी वक्त टूट सकता है जब असदुद्दीन ओवैसी इस ताल्लुक से बयान जारी करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और अब बात चंद्रयान 2 की।
हिंदुस्तान तारीख रकम करने के करीब था कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से राब्ता मुनक़ते हो गया। इसके बावजूद इसरो के साइंसदानों के हौसले बुलंद है। पूरे मुल्क को उन पर फख्र है क्योंकि विक्रम से राब्ता टूटा है, चांद से नहीं। इतने करीब लेकिन फिर भी दूर, चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर के फासले पर विक्रम का राब्ता मुनक़ता हुआ। इसरो सेंटर में बीती रात गहमा गहमी रही। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस जैसे जैसे करीब आ रहा था, हलचल में इजाफा हो रहा था और वहां मौजूद साइंसदानों, टेक्नीशियंस और दीगर अफराद की धड़कनें तेज हो रही थी। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार धीमी की जा रही थी कि चांद की सतह से कुछ ही फासले पर लैंडर का राब्ता जमीन से मुनक़ता हो गया। मायूसी घर कर गई। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों की हौसला अफजाई की। इसरो सेंटर में साइंसदानों से खिताब करते हुए कहा कि रुकावटों से हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले। चंद्रयान 2 का सफर शानदार रहा और इससे चांद को छूने की हमारी ख्वाहिश मजीद बढ़ गई है। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई, रुकावटें आ रही, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं है, बल्कि और मजबूत। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में रहने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ के सिवन की पीठ थपथपाई और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान के सिवन जज्बाती हो गए और उनकी आंखें भर आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें खलाई प्रोग्राम पर फख्र है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम आगे कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि साइंस के शोबे में नाकामी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोशिश और सिर्फ कोशिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने चंद्रयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सदर जमहूरिया ने कहा जिस तरह से साइंसदानों ने कोशिश की वो काबिल तारीफ है और डॉक्टर सिवन और उनकी टीम लोगों के लिए मिसाल है। मेरठ से स्कूल की छत के गिरने की खबर आ रही है। कई बच्चे जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में कई बच्चे अब भी दबे हुए हैं। पुलिस जाए हादसे पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव का सिलसिला जारी है। नाजरीन, एक बार फिर आपको बता दें कि मेरठ से स्कूल की छत के गिरने की खबर आ रही है। कई बच्चे इस हादसे में जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ मेरठ की सरदना तहसील में दबसुआ इलाका जहाँ पर हादसा कहा जा रहा है कि इसकी जो बिल्डिंग थी वो काफी खस्ता हाल थी और उसको रिपेयर नहीं कराया गया था काफी वक्त से, और जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी और बरसात के बाद जिस तरह के हालात बने थे कि कई चीजें यहाँ पे गिर गई थी, लेकिन उस चीज को देखते हुए देखा गया स्कूल इंतजामिया ने किसी तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया और इसी के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। और तालीम ही तरक्की का जीना है। तालीम से ही मुल्क और मिल्लत की तरक्की हो सकती है। मुसलमान अपनी मजहबी शनाख्त के साथ इल्म की रोशनी फैलाएं। बेंगलुरु में अलामीन फाउंडर्स डे की तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। शहर गुलिस्ता बेंगलुरु में अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी ने जोश खरोश के साथ अपना फाउंडर्स डे मनाया। सोसाइटी के बानी और चेयरमैन डॉक्टर मुमताज अहमद खां की 84वीं सालगिरह के मौके पर यह शानदार तकरीब मुनक़िद हुई। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से अलामीन तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। सबने मिलकर डॉक्टर मुमताज अहमद खान को तहनीत पेश की।
अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने कहा कि अलमीन के बैनर तले 250 से ज्यादा तालीमी इदारे और 2 लाख से ज्यादा तलबा इल्म के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने कहा कि मजहब को समझने, निजी जिंदगी को बेहतर बनाने, मुल्क और मिल्लत की खिदमत करने, हर मामले में तालीम का होना जरूरी है। कोई चीज़ हो नहीं सकती, अपने मजहब को भी समझने के लिए इल्म चाहिए और पढ़ाई लिखाई की क़ुव्वत होनी चाहिए। अपने पेट पालने के लिए भी, अपने ख़ानदान की देखभाल करने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की बहबूदी के लिए हर जगह जो बुनियादी चीज़ की ज़रूरत है वो तालीम है। और तालीम का ही यहाँ से एक पैगाम जाता है, तालीम का ही मैसेज जाता है। मुमताज़ अहमद खान साहब का एक मैसेज दिए हैं वो कि अलमीन मुल्क की तरक्की में किस तरह रोल निभा सके, इसके ऊपर हमारा बेसिक एजेंडा है। रियासत कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना इलियास नदवी ने कहा कि मुसलमान अपनी मजहबी शिनाख्त के साथ तालीम के मैदान में आगे बढ़ें ताकि इंसानियत की बेहतर तरीके से खिदमत हो सके। मैं डॉक्टर साहब के बाद आने वाले सब उनकी जिम्मेदारों से, साथियों से, उनकी नायबीन से कहूँगा, डॉक्टर साहब ने दीनी शनाख्त के साथ असली तालीम का बेड़ा उठाया था। हम तालीम में आगे बढ़ जाएंगे और अपनी दीनी शनाख्त नहीं रहेगी, याद रखिए अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा। हमारी तालीम उस वक्त तक तहरीक बनेगी अल्लाह के पास और सवाब का दरिया बनेगी जब उससे अखलाकियात की और इंसानियत की और दीन की और शरीयत पर कायम रहने की तरबियत बच्चों के जरिए की जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आपने बाबाए तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब को अगर रोल मॉडल बनाया, यकीनन आपको जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में बेहतर करने का मौका मिलेगा। तकरीब में मौलाना इलियास नदवी को अल अमीन खतीब अवार्ड से भी नवाजा गया। मुंतखब समाजी कारकुनों को डॉक्टर मुमताज अहमद खान अवार्ड और अल अमीन तालीमी इदारों के नुमाइंदों को तहनीत पेश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की वजह से पूरे जम्मू और कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। जम्मू खिते के तिजारत पेशा लोगों का मानना है कि जम्मू में हालात मामूल पर हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जम्मू खिते के हालात की बेहतरी के बारे में मुल्क की आवाम को आगाह करे ताकि जम्मू खिते की तरफ सयाह रागिब हो और साथ ही तिजारती सरगर्मियां भी पूरी तरह से बहाल हों। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। 1995 से टूर एंड ट्रैवल के साथ जुड़े हुए गोविंद शर्मा इन दिनों काफी मायूस हैं। उनका जम्मू में कायम दफ्तर सूना सूना पड़ा है। दफ्तर में रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता था, मगर आज कोई नहीं आता। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से होटलों और गाड़ियों की बुकिंग सिफर के बराबर हो गई है। गोविंद का कहना है कि टूर एंड ट्रैवल का काम मुतासिर होने की वजह से उन्हें अपने चंद मुलाजिमीन को भी छुट्टी करना पड़ी है। यही हाल एक और टूर ऑपरेटर राजेंद्र शर्मा का भी है। राजेंद्र का कहना है कि वो रोजाना सयाहों के कम से कम 15 ग्रुप्स के सफर और क़यामताम का इंतजाम किया करते थे, लेकिन वादी में हालात खराब होने के बाद से मुश्किल से ही कोई उनकी खिदमत हासिल करने आता है। शर्मा का कहना है कि जम्मू में टूर एंड ट्रैवल से जुड़े लगभग 500 निजी दफ्तरों का यही हाल है। मेरे पास 3-4 लड़के काम थे। जब मेरी आउटफिट नहीं है, अभी मैं एज ए रेंटल पे मैंने ये दुकान ले रखी है जो आप देख रहे हैं, तो जब मेरा किराया नहीं निकलेगा या कोई काम नहीं होगा तो मैं कहाँ रखूँगा। मैं टूरिस्ट श्रीनगर पे डिपेंड हूँ। जो टूरिस्ट मेरा है नॉर्दर्न इंडिया में, कटरा हिमाचल भी करता हूँ, इधर भी करता हूँ। हाँ, जो कॉलेज टूर कोई ऑपरेट करता हो उसको कोई बेनिफिट हो तो बात अलग है, लेकिन आप जहाँ बोलो जम्मू कश्मीर में कोई टूरिस्ट आ रहा है, उधर जा रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कटरा वैष्णो देवी का थोड़ा बहुत